लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के बारे में। तो हमारा बॉडी जब कॉन्स्टेंटली वेरियस एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुली के द्वारा एक्सपोज्ड होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर चेंज हो जाते हैं। तो उसी के कंट्रोल करने के लिए हमारा बॉडी में एक एलाबोरेट रेगुलेटरी अरेंजमेंट है जो 3 तरह का होते हैं। जो हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं वो 3 तरह का होते हैं। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन मतलब जो तुरंत चेंज हो जाता है, तो उसके कंट्रोल करने के लिए जो होता है उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। और जो लॉन्ग टर्म के लिए चेंज हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो मेकानिज़म है उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म रेगुलेशन और लॉन्ग टर्म मेकानिज़म। और कुछ अदर मेकानिज़म भी है हमारा बॉडी के अंदर, तो आज हम इस बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स जो होते हैं वो 3 तरह का होते हैं। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, केमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्चेमिक रिस्पॉन्स। तो पहले तो हम बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स के बारे में बताऊंगी। तो बैरो रिसेप्टर क्या है? तो बैरो जो वर्ड है वो प्रेशर के रिलेटेड होते हैं। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो वो आर्टरी को स्ट्रेच कर देते हैं। तो वहाँ पे तो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो कैरोटिड साइनस, एओर्टिक आर्च, सबक्लेवियन वेन और अदर मेजर जो आर्टरीज है वहाँ पे होते हैं। तो वहाँ का स्ट्रेच कर देते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वो हम लोगों को बैरो रिसेप्टर को स्ट्रेच कर देते हैं और स्टिमुलेट कर देते हैं। और वहाँ का जो एफरेंट इम्पल्स कैरोटिड साइनस बैरो रिसेप्टर की तरह काम करती है, तब ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के द्वारा और अदर केस में वेगस नर्व के द्वारा हमारा न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटारिस में पहुँच जाता है, जो कि मेडुला का अंदर होते हैं। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटारिस को स्टिमुलेट कर देते हैं। तो स्टिमुलेशन ऑफ न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटारिस जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनटीएस कहते हैं, तो वो उसका स्टिमुलेशन होने का क्या होते हैं, रोस्टल वेंट्रोलैटरल मेडुला को इनहिबिट कर देते हैं, जो इनहिबिट कर देते हैं सिंपैथेटिक इफरेंट्स को। तो इसके द्वारा क्या होता है, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, वैसोडायलेशन सबको ड्रॉप कर देते हैं। और वो क्या करते हैं, वो डिक्रीज कर देते हैं कार्डियक आउटपुट को, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को। तो इसी तरह का से वो क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को फॉल कर देते हैं। तो ये है हमारा शॉर्ट टर्म रेगुलेशन को फर्स्ट टॉपिक जो है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। तो इसके बाद आता है केमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, जो केमिकल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो केमो रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो है कैरोटिड और एओर्टिक बॉडी में। पहले वाला जो थी वो थी कैरोटिड साइनस थी और एओर्टिक आर्च थी। तो ये है कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडी जो स्टिमुलेटेड होते हैं केमिकल स्टिमुली के द्वारा, जो है हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया और एसिडोसिस, इसके द्वारा वो स्टिमुलेटेड होते हैं। हाइपरकैप्निया क्या होते हैं, हाइपरकैप्निया है जब CO2 को पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ब्लड में बढ़ जाता है, तो इसको कहते हैं हाइपरकैप्निया। हाइपो मीनिंग कम हो जाता है और ऑक्सिया का मीनिंग ऑक्सीजन का लेवल। तो जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है तो उसको कहती है हाइपोक्सिया। तो जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है काम पे, तो ये स्टिमुलेट कर देता है मेडुलरी कार्डियोलोजी सेंटर को, और जिसके द्वारा प्रेशर को बढ़ाया जाता है। जब ब्लड प्रेशर 40 और 80 mmHg के अंदर हो जाते हैं तब क्या होते हैं, तब केमो रिसेप्टर स्टिमुलेटेड हो जाते हैं हाइपोक्सिया के द्वारा। तो कॉन्स्ट्रिक्टर टोन इंक्रीज हो जाते हैं और उसके द्वारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस नर्व जो हमारा 9th और 10th नर्व होते हैं, तो ये रिफ्लेक्स उसके द्वारा मीडिएटेड होता है। इसके बाद हमारा आते हैं
सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्केमिक रिस्पॉन्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। व्हेन ब्लड प्रेशर फॉल हो जाते हैं बिलो 60 mmHg, तब वैसोमोटर सेंटर और VMC इज डायरेक्टली स्टिमुलेट हो जाते हैं वेरी स्ट्रांगली बाय लोकली एक्यूमुलेटेड CO2 और लैक्टिक एसिड के द्वारा, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ये मतलब ब्लड प्रेशर को फॉल कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे शॉर्ट टर्म रेगुलेशन हो गया है। इसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के, जिसके अंदर हम लोग रेनल मैकेनिज्म, रेनल एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ADH मैकेनिज्म मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन मैकेनिज्म, और ANP मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ANP का मतलब एट्रियल नाट्रियूरेटिक प्रोटीन, तो इसके मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले तो हम लोग रेनल मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाते हैं तो तब राइज इन रेनल परफ्यूजन प्रेशर हो जाते हैं, जो इंक्रीज करते हैं हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को। EFR जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो इंक्रीज्ड लॉस ऑफ सोडियम हो जाते हैं यूरिन के द्वारा। तो उसके बाद क्या होता है, वो प्लाज्मा एंड ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज कर देते हैं। तो उसके द्वारा MSFP मतलब मीन सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर, MSFP डिक्रीज हो जाता है, मतलब मीन सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर वो डिक्रीज हो जाता है। तो वो क्या कर देते हैं, डिक्रीज वेनस रिटर्न कर देते हैं। सो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट भी हो जाते हैं। तो उसके द्वारा ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाते हैं। रेनल परफ्यूजन को इंक्रीज कर देते हैं। तो रेनल परफ्यूजन इंक्रीज हो जाने के बाद क्या होता है, इंक्रीज रेनल एक्सक्रिएशन ऑफ सोडियम एंड वाटर हो जाते हैं। उसके द्वारा प्रेशर डायूरेसिस एंड प्रेशर नाट्रियूरेसिस हो जाते हैं। उसके द्वारा यहाँ पे डायरेक्ट डिक्रीज ECF वॉल्यूम हो जाते हैं, क्योंकि सोडियम एंड वाटर, सोडियम जब निकल जाते हैं बॉडी से तो उसके द्वारा वाटर भी निकल जाते हैं। तो उसके बाद डिक्रीज इन ECF वॉल्यूम हो जाते हैं। तो ब्लड वॉल्यूम तो कम हो जाएगी, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इसको समझने के लिए हम ये चार्ट को पढ़ेंगे। ये चार्ट में क्या दिया है, जब हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाते हैं तब रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म काम में आते हैं। तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाने के बाद क्या होता है, रेनिन सीक्रेट होते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से। तो हमारा प्लाज्मा में क्या होता है, एंजियोटेंसिन होता है। तो ये रेनिन क्या कर देते हैं, एंजियोटेंसिनोजेन के एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है कैपिलरी एंडोथेलियम में लंग का। तो वो क्या कर देते हैं, वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। एंजियोटेंसिन 2 पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। एंजियोटेंसिन 2 ये सब काम ही करते हैं। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा क्या होते हैं, तो वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाने के बाद ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सोडियम को। वो एंजियोटेंसिन 2 क्या करते हैं, एब्जॉर्ब सोडियम फ्रॉम PCT। तो उसके द्वारा क्या होते हैं, ECF का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उसके द्वारा ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन के स्टिमुलेट कर देते हैं। तो क्या होते हैं, सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो जाते हैं डिस्टल नेफ्रॉन से। तो वह क्या करते हैं, ECF को फिर से बढ़ा देते हैं, तो ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो इवोक सच थर्स्ट, तो बार बार पानी पीने का मन करेंगे, तो उसके द्वारा भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और फिर से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाते हैं।
उसके बाद क्या होते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं सिक्रेशन ऑफ प्रेसिन को। जब वैसोप्रेसिन सिक्रेट होंगे तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाया देंगे, तो इससे और ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा, तो इसके द्वारा वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। तो इसके बाद हमारा आते हैं एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड मैकेनिज्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ANP कहते हैं। ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है तो वो क्या कर देते हैं, ब्लड वॉल्यूम को राइज कर देते हैं। एट्रियल मायोसाइट्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, तो स्टिमुलेट होने के बाद वो एक्सक्रेशन ऑफ सोडियम एंड वाटर कर देते हैं, तो इसी फॉल हो जाता है। उसके द्वारा ब्लड वॉल्यूम भी फॉल हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी फॉल हो जाता है। तो ऐसे एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड मैकेनिज्म काम करते हैं। तो इसके बाद कुछ अदर रेगुलेटिंग फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म, स्ट्रेस रिलैक्सेशन ऑफ भास्कुलर स्मूथ मसल के द्वारा भी होते हैं, और सम अदर फैक्टर ऑल्टरनेटिंग ब्लड प्रेशर कर देते हैं, जैसे कि इफेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन जो ब्लड प्रेशर को फॉल कर देते हैं। वो ऐसे ही कुछ जैसे कि इफेक्ट ऑफ इमोशन वो भी फॉल कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।